कि आरएसएस मुसलमानों के दुश्मन नहीं है। ऐसे 250 या 300 परिवार पूरे देश में होंगे कि जिन्होंने उन वक्फ संपत्तियों का फ़ायदा उठाया। इनके कब्ज़ों से मुक्त हो जाए तो उसकी आमदनी 12,000 करोड़ तक सालाना हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर और आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल की ये खास पेशकश। पूरे देश में वक्फ संशोधन जो कानून है उसको लेकर के एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है। हालांकि ये कानून संसद से पास हो चुका है, राष्ट्रपति इस पर मोहर लगा चुकी हैं और उसके बाद अब जाकर के ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अटक गया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 5 मई को होनी है। इस मामले में इतना कन्फ्यूज़न क्यों है? आखिर वक्फ को लेकर के जो मुस्लिम तबका है उसमें 2 फ़िरके क्यों बन गए हैं? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम बात करेंगे उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी साहब से। शमून साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो शमून साहब, कानून बन चुका है, कानून पास हो चुका है, संशोधन जो होना था, मतलब कानून पहले से, संशोधन जो होना था वो हो चुका है, सब वजूद में आने की तैयारी थी, लेकिन विरोध क्यों है? ये कन्फ्यूज़न कहाँ है? देखिए परवेज साहब, मैं यहाँ से लेके चलता हूँ कि 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद बहुत मुख्तलिफ़ मरहलों से होता हुआ वक्फ बोर्ड अपने वजूद में आया, और जब से वक्फ बोर्ड वजूद में आया है उस वक्त से बहुत लंबा कार्यकाल जो है वो कांग्रेस को मिला, और कांग्रेस के सपोर्टर के तौर से मुसलमानों की जो जमातें हैं, जो बहुत मेन स्ट्रीम की जमातें हैं, फ्रंट की जमातें हैं, वो रही, और उन्होंने अपने आप को तो राजनीति से अलग किया और कांग्रेस को पॉलिटिकली सपोर्ट दी, और मुसलमानों के एक तरह से मीडिएटर बन करके उन्होंने काम किया। और नतीजा ये हुआ कि उनके एवज़ में कांग्रेस ने जो मुस्लिम संस्थाएं थी, यानी वक्फ बोर्ड जैसी चीज़ें, उनके ज़ेर असर लोगों को इनाम के तौर से दी, और इन लोगों ने उस पे ये काम किया कि उसका इस्तेमाल किया और उस कीमती प्रॉपर्टी को बहुत मामूली रेंट के अंदर लेकर के रेंटर ने रेंटर बना लिए, यानी किराएदार ने किराएदार रख लिए, और बहुत मामूली से साल का एक जैसे 100 रुपये या 500 रुपये या जितनी भी उस वक्त की हैसियत थी, और उस पर इन लोगों ने अपने कमर्शियल ऑफिस बनाए, अपने मॉल बनाए, और उससे इन लोगों के अंदर खुशहाली आई। ऐसे मैं समझता हूँ कि ऐसे 250 या 300 परिवार पूरे देश में होंगे कि जिन्होंने उन वक्फ संपत्तियों का फ़ायदा उठाया, जबकि उन वक्फ संपत्तियों का फ़ायदा जिनके लिए वाकिफ़ीन ने वक्फ़ की थी, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए, बेवाओं के लिए, उनके लिए इस्तेमाल होना चाहिए था। तो होना ये चाहिए था उस लंबे 60 साल के कार्यकाल के अंदर जो कांग्रेस ने बगैर किसी उसके शासन किया देश में, उस पर वो स्कूल बनाते, कॉलेज बनाते, हॉस्पिटल बनाते, जिससे गरीबों को फ़ायदा होता। ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? ऐसा इसलिए नहीं किया कि अगर वो उन्हें वो शिक्षित कर देते, यानी वो एजुकेशन हासिल कर लेते, तो वो उनका वोट बैंक नहीं रहते, और जब वोट बैंक नहीं रहते तो जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हैं कि वो ही लोग जिनके लिए इन वक्फ संपत्तियों को दान किया गया था, उन्हीं को भ्रमित किया जा रहा है, और एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि तुम्हारी मस्जिदों को छीन लिया जाएगा, कब्रिस्तानों को खाली करा लिया जाएगा, तुम्हारी खानकाहें नहीं बचेंगी, यानी तुम्हारा वजूद नहीं बचेगा। और बाज़ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इस्लाम बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा अगर ये वक्फ संशोधन बिल अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों को ख़ास तौर से ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर 60 साल के इस लंबे कार्यकाल के अंदर, जिसे कांग्रेस के ज़माने के अंदर डॉक्टर राजेंद्र सिंह सच्चर जी ने एक कमेटी उनके नाम से गठित हुई, जिसे कांग्रेस ने गठित किया था, उन्होंने एक बहुत अहम बात कही है कि अगर वक्फ संपत्ति को वागुजार कर लिया जाए, यानी वो इनके कब्ज़ों से मुक्त हो जाए, तो उसकी आमदनी 12,000 करोड़ तक सालाना हो सकती है। जो आज के परिप्रेक्ष्य में आज की जो उसकी आमदनी है वो 170 करोड़ है। तो मुसलमानों को इसी मिथ को समझने की ज़रूरत है कि अगर इनकी इंक्वायरी हो कि जो भी अब तक के चेयरमैन रहे हैं, यानी जो बोर्ड गठित हुआ है, आप बोर्ड के गठन से पहले की उनकी आमदनी देखिए और बोर्ड के गठन के बाद की आमदनी देखिए,
उस वक्त वो नादार हैं और उसके बाद यकायक वो मालदार हो जाते हैं। मुफ्ती साहब, मैं यहीं आपको रोकना चाहूँगा कि आपने कहा कि आपने क्लियर करने की कोशिश की उस चीज़ को, तो ऐसा क्यों है कि सरकार जो विरोध करने वाले मुस्लिम्स हैं उनको क्यों नहीं समझा पा रही? वो क्यों नहीं इस बात को समझ पा रहे जो आप बताना की कोशिश कर रहे हैं? अभी आपने जैसे मुझे बताया, आपने बताया कि चंद लोग हैं, कुछ अमीर लोग हैं जो इसी के ज़रिए जो है अमीर बन गए। उन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका मिसयूज़ किया, उनको रेंट आउट किया, उनको बेच दिया और वो अमीर बन गए, और उसको बचाने की कवायद सरकार करने की कोशिश कर रही है। तो आखिर ये बात जो मुसलमान, जो निचले तबके का मुसलमान है, जो आम मुसलमान है, जिसे वक्फ से फ़ायदा मिल सकता है, मिलता नहीं है लेकिन अगर मिल सकता है, तो उस तक ये बात क्यों नहीं पहुंच पा रही, उसे क्यों नहीं समझा पा रहे हैं आप? हाँ, देखिए उसमें मैं समझता हूँ अवेयरनेस की जो कमी है और अवेयरनेस लानी चाहिए। जैसे जैसे अवेयर होंगे तो उन्हें जब उन्हें जानकारी होगी कि इस वक्त संपत्ति से तुम्हारी गुर्बत दूर हो सकती थी, तुम इससे एजुकेट हो सकते थे, तुम्हारे बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सकते थे। तो मैं आज एक उदाहरण के तौर से ये बात कहना चाहूँगा कि 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो रिफ़ॉर्म किए हैं वो किसी एक पर भी आपको इख्तलाफ हो सकता है, मगर मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने कुप्रथाओं को जन्म दिया था उन पर अंकुश लगा है। वापस वक्फ पे आते हैं, वक्फ की बात करते हैं। जैसे मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं उत्तराखंड राज्य में मदरसा बोर्ड के एज ए अध्यक्ष होने के, हमने वहाँ जो आपने अवेयरनेस की बात की उसी संदर्भ में मेरी ये बात है कि हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके दिशा निर्देश में उन्होंने कहा कि ये गरीब बच्चे जो पसमानदा समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, आखिर क्या ये इंजीनियर, डॉक्टर और आईएएस और आईपीएस नहीं बन सकते, ये मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ सकते? तो हमने इसीलिए एनसीईआरटी को लागू किया। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि उत्तराखंड राज्य जो एक आदर्श राज्य बनेगा, वहीं से एक ये तहरीक भी उठेगी, ये आंदोलन भी चलेगा कि मुसलमान एजुकेट होंगे, और उसके साथ साथ जैसे उत्तराखंड के अंदर यूसीसी, उस पर मैं ज़रा और कह करके फिर आपकी तरफ आऊँगा कि यूसीसी का कोई ताल्लुक़, कोई भी टकराव इस्लाम से और मुसलमानों से नहीं है, उसे भी ये लोग भरमाने का काम किया। और आज जो वक्फ पर आप बात करना चाह रहे हैं, तो मैं ये बात कहूँगा कि ये 2024 संशोधन बिल जो आज 2025 एक एक्ट बन चुका है, मैं इसके उन प्रावधानों के बारे में कहना चाहता हूं कि जिन प्रावधानों के ऊपर इन्होंने एक कन्फ्यूज़न पैदा किया है, उसका एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है कि जिससे मुसलमानों की किसी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान होगा या आने वाले दिनों में उनके किसी जीवन पद्धति के अंदर कोई भी हानिकारिकता आ सकती है। एक योजना ऐसी नहीं है सरकार की कि जिसमें किसी में भेदभाव किया गया हो। मैं समझता हूं कि एक ट्रांसपेरेंट सरकार, एक मानव मूल्यों को समर्पित सरकार और रोटी, कपड़ा और मकान की जिम्मेदारी वाली सरकार अगर होगी तो ऐसा ही काम करेगी। इसलिए नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार निष्पक्ष तौर से जिस तरह से मुसलमानों को ऊपर लाने का प्रयास कर रही है और वोट बैंक की धारणा से नहीं देखती है, तो मैं मुसलमानों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आरएसएस मुसलमानों की दुश्मन नहीं है। ये आपके अंदर समय समय पर भ्रम पैदा करते हैं। शमून साहब, बहुत डिटेल में आपने बहुत सारी बातें कह दी और मैं वापस वक्फ के सवाल पे आता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों को लेकर चिंता जाहिर की है। मसलन जो वक्फ काउंसिल है उसके अंदर जो 22 सदस्य हैं उसमें से 2 सदस्य गैर मुस्लिम रखने का जो प्रावधान है, उस पर सवाल पूछा गया कि क्या जो देश की जो हिंदू ट्रस्ट हैं, ये जो और हिंदू इदारे हैं, वहाँ पर उसके अंदर क्या मुस्लिम जो मेंबर्स हैं उनको भी रखा जाएगा। इस पे चिंता जाहिर की, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है सरकार से, सरकार उसका जवाब देगी। इसके अलावा जो और चिंताएं जाहिर की हैं, जो चीज़ें उसमें क्लियर नहीं हैं, तो ये सारी बातें जो आपने कही है तो एक पक्ष है कि क्लियर करने वाली बात है। बात लोगों तक क्यों नहीं पहुँच पा रही, लोग क्यों समझ नहीं पा रहे हैं, ये कन्फ्यूज़न क्यों हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब सवाल पूछा? नहीं, असल में देखिए, मैंने एक बात का मैं कायल हूँ कि कार्यपालिका और न्यायपालिका, किसी भी लोकतंत्र की ये 2 चीज़ें बहुत अहम और एक संग मील की हैसियत रखती है। और उसके साथ साथ जो तीसरा चौथा हमारा स्तंभ है वो मीडिया का होता है, जिससे हम आपसे बात कर रहे हैं। असल में लोगों में इस पे भी ये कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उन बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और उन्होंने सवाल भी किए। जो सरकारी वकील हैं उन्होंने उन बातों को जवाब दिया और कुछ के लिए उन्होंने समय मांग लिया। जो 2 नॉन मुस्लिम यानी हिंदू मेंबर्स के ऊपर बात है,
हम एक बात ये कहना चाह रहे हैं कि जिसके ऊपर आप बहुत बड़ा वावेला खड़ा करना चाह रहे हैं, आपको ये बात आपने सुप्रीम कोर्ट में कही है और सुप्रीम कोर्ट का आप इंतज़ार करिए कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहता है कि वो 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स नहीं होने चाहिए, जबकि सरकार का कहना तो ये है कि वो मेंबर्स सिर्फ मेंबर होंगे, वो कोई पदाधिकारी नहीं होंगे, यानी वो मुतवल्ली नहीं होंगे, चेयरमैन नहीं होंगे। तो मैं इस संदर्भ में ये बात कहना चाहूँगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है तो मैं ये समझता हूँ कि लोकतंत्र की खूबसूरती ये है और सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम पावर माना है सरकार की इस लोकतंत्र की व्यवस्था में भी, तो सरकार उसे मानेगी। सरकार को जो भी दिशा निर्देश कोर्ट से मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट से मिलेंगे, सरकार का कर्तव्य है उसका पालन करना। आपका कर्तव्य है अपनी बात को रखना। तो अगर 5 मई को सरकार को कोई दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिलता है तो वो भी स्वागत योग्य होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट कोई इन तमाम कानूनों को लागू करने के लिए कहता है तो वो भी स्वागत योग्य होना चाहिए। इसलिए कि हमारी खूबसूरती यही है कि हमने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया, 1200 साल की ग़ुलामी को ख़त्म किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़मींदार और नवाब ये हम उनके दौर में भी खुश नहीं थे, हम गुलामों की हमारी ज़िंदगी थी। आज हम भारतीयों की सरकार है। मैं भारत के मुसलमानों से विशेषकर कहना चाहता हूं कि जो मैं बात कहना चाह रहा था कि आपने अब तक वोट बैंक बने रहे और उन्होंने आपको वोट बैंक कैसे इस्तेमाल किया। एक बड़ी पार्टी जो कांग्रेस के नाम से जानी जाती है, वो जब अपना कैंडिडेट खड़ा करती है अपने बेटे और बेटी को, तो वायनाड जैसी जगह से जहां 80% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, जहां समाजवादी अपने 5 परिवार के लोगों को खड़ा करती है, वहां जहां 30% मुसलमान हैं, अगर ये मुसलमानों के हितैषी होते तो इन सीटों पर मुसलमानों को टिकट दे करके उन्हें पार्लियामेंट के अंदर पहुंचाते। मगर क्योंकि फ़ायदा तो इन्हें लेना है, आपको वोट बैंक बनाना है। आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो टिकट नहीं देती। जब आपने लाइन खींच करके हमारे इन लोगों ने तथाकथित जो हमारी लीडरशिप कहलाती है, धार्मिक हो या पॉलिटिकली हो, उन्होंने इस तरह का एक लाइन खींच दी कि बीजेपी से और आरएसएस से अपनी दूरी बनाई, तो आप ये बताइए कि उन्हें आपका अल्टरनेट क्यों नहीं ढूंढना चाहिए था। भाई वोटों से आदमी एमएलए और एमपी बनता है, आपको भ्रमित किया, आपको गुमराह किया। मैं इस संदर्भ में एक बात ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक ये चीज़ है कि जो वक्फ संशोधन बिल आया है, मैं आज आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और आइंदा सरकार से उम्मीद करता हूँ सरकार से कि अगर इन्होंने उस पर अपने मॉल बनाए, अपने ऑफिस बनाए, तो आपको उस पर कॉलेज, स्कूल, अनाथालय और हॉस्पिटल बनाने का प्रयास करना चाहिए, बल्कि बनाना चाहिए, ताकि ये गरीब बच्चे जिनके लिए वाकिफ़ीन ने ये इन यतीमों को के लिए वक्फ की थी, वो बेचारे वहीं के वहीं रह गए और उन्हें मेन स्ट्रीम से काटा। आज आज़ादी का जो लुत्फ़ उन्हें लेना चाहिए था, इंजॉय करना चाहिए था आज़ादी को, उनके लिए आज़ादी नहीं आई है। वो सुबह उठते हैं, कोई पन्नी बीनता है, कोई मजदूरी करने जाता है। और एजुकेशन का हाल ये है कि एजुकेशन क्योंकि देश के अंदर महंगी है, वो अच्छी एजुकेशन उन बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। और ये उस वक्फ संपत्ति का इस्तेमाल करके, ये मेरे ख्याल से 250-300 परिवार होंगे पूरे देश के अंदर जो इस वक्फ संपत्ति का फ़ायदा उठा रहे हैं। 18 करोड़ मुसलमानों को उसका कोई लाभ नहीं मिला है। तो इसलिए मैं सरकार से ये उम्मीद करता हूँ, और सरकार को इसीलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और अपने माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी को, क्योंकि वो माइनॉरिटी से आते हैं, ये उम्मीद करता हूँ कि वो इन प्रॉपर्टियों को खाली करा के, वागुजार करा के उसके ऊपर हॉस्पिटल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, ताकि ये इस देश के जो बच्चे हैं जो गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें अच्छी एजुकेशन मिल सके। और मुसलमानों, आपसे कहना चाहता हूँ कि आप 2 टाइम की रोटी खाते हो, आप अकल से काम लीजिए। आप ये देखिए जो लोग भरमा रहे हैं, आज मैं कुछ नेताओं के बयानात सुन रहा हूँ जो मुसलमानों के धार्मिक नेता हैं, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हों या मुस्लिम तंजीमें हों, वो कह रहे हैं हमारा दम घुट रहा है। दम इसलिए घुट रहा है ना आपका कि क्योंकि तुमने 18 करोड़ मुसलमानों का दम घोटा है, तुमने यतीमों के माल के ऊपर कब्जा किया है, जिसके ऊपर तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अंत में सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बहुत शॉर्ट में एक बार बताइए, जो लोग नहीं जानते उनको एक बार फिर से उनकी जानकारी के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं मालूम कि वक्फ है क्या, तो वक्फ क्या है, बहुत शॉर्ट में ये बताइए। देखिए, वक्फ वो प्रॉपर्टी है, वो जायदाद है जिसे मुसलमानों के
उन आसूदा हाल लोगों ने, यानी जो खुशहाल थे, उन्होंने अपने ख़ानदान या अपनी औलाद को ना दे करके गरीब लोगों को उन दानवीरों ने दान किया, ताकि इनकी उससे रोज़ी रोटी भी चले और इससे ये अच्छी एजुकेशन भी हासिल कर सके और एक अच्छा नागरिक बन सके। उस वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ कहते हैं। और वक्फ का मतलब है ठहरने के, यानी जो अल्लाह के लिए और अल्लाह के गरीब बंदों के लिए वक्फ की गई हो। अल्लाह का मतलब मैं ये कहूँगा गॉड, खुदा, ईश्वर, वो हम सबका मालिक एक ही है, जिसने उसके नाम से यानी उसके बंदों के लिए, वो उसके बंदों के लिए वक्फ की, तो उसका सही इस्तेमाल ये है कि उन गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए, बेवा महिलाओं के लिए उनका इस्तेमाल होना अनिवार्य है। अगर आप उसका इस्तेमाल उनके लिए नहीं करते और उन प्रॉपर्टियों को आप लीज़ पर दे करके उस पर अपने कमर्शियल मॉल बना लेते हैं या ऑफिस बना लेते हैं, ये बिल्कुल इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़ है, नाजायज़ है। तो ये थे उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी साहब, जिन्होंने पुरजोर तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश की और लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से वक्फ संशोधन जो कानून है वो किस तरह से जो गरीब मुसलमान हैं, जो बेरोज़गार मुसलमान हैं या जो बेघर मुसलमान हैं, उनके लिए किस तरह से उपयोगी हो सकता है और किस तरह से वक्फ जो मुस्लिम समाज का निचला तबका है उसके काम आ सकता है। और सरकार की इस कानून के संशोधन के पीछे जो मंशा है वो पूरी तरह से साफ़ है। तो चलिए, आपसे फिर होगी मुलाकात किसी और मेहमान के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।